नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। दोस्तों मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ आपके जो एनक्लेक्स एग्ज़ाम है उस एनक्लेक्स एग्ज़ाम से रिलेट करते हुए हैं। उन एनक्लेक्स एग्ज़ाम को जब आप फाइट करेंगे तो उससे ये आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वह है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। दोस्तों, जो टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इससे तो आप वाकिफ़ है ही है। आपने स्कूलिंग टाइम में 10th 11th 12th में, आपने कॉलेज टाइम में इस टॉपिक को बार बार कहीं ना कहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइट्स तो हम जानते ही हैं, हमारे बॉडी में भी होते हैं और जो लिक्विड प्रोडक्ट होता है उसके अंदर भी होते हैं। फ्लूइड्स कोई सा भी तरल पदार्थ होता है, ये हम यूँ कह सकते हैं जो मैटर होता है, मैटर का स्टेट है। मैटर जो होता है, कोई सी वस्तु होती है उसकी तीन अवस्था होती है। पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैसियस। तो ये फ्लूइड है, ये तरल पदार्थ यानी जो लिक्विड स्टेट है उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे हम दोस्तों कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं। तो आइए एक बार हम इन सबको लिस्ट आउट करते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है उसके बारे में हम आपको परिचित कराएंगे। दूसरा है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड क्या होता है, हमारे शरीर भी के अंदर भी फ्लूइड होते हैं। जैसे पानी फ्लूइड है, हमारे शरीर के अंदर भी फ्लूइड है, वो पानी एक तरह का फ्लूइड है। उसका सोर्स क्या है, उसका क्रिया क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब दोस्तों वो किसका बना हुआ है। फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी उस फ्लूइड का, उस बॉडी फ्लूइड का आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है। वो हमारा जो ब्लड है वो भी एक टाइप का बॉडी फ्लूइड है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फ्लूइड बैलेंस की। हमारे बॉडी के अंदर जो तरल पदार्थ फ्लूइड है, चाहे वाटर है चाहे ब्लड है, उसको बैलेंस कौन करता है, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन रखता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर। जो हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कौन बना के रखता है। अब बात करेंगे हम दोस्तों फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। हम थोड़ा बात करेंगे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिनरल्स इन योर बॉडी दैट हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज। They are in your blood, urine, tissues and other body fluids. Electrolytes are important because they help to regulate your body. Means electrolyte हमारे शरीर में खनिज लवण होते हैं जिनका विद्युत आवेश होता है। वे हमारे शरीर के रक्त, मूत्र, ऊतकों यानी टिश्यूज और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शरीर की प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। दे हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी और ऑर्गन्स और अदर टिश्यूज। बैलेंस द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी, यानी ये शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करते हैं। बैलेंस योर बॉडीज एसिड बेस पीएच लेवल, शरीर में एसिड बेस का पीएच का जो स्तर है उसको संतुलित करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, इक्विलिब्रियम रखते हैं, यानी बराबर मात्रा में रखते हैं। मूव न्यूट्रिएंट्स इनटू योर सेल्स, ये इलेक्ट्रोलाइट पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक स्थानांतरित करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को मूव कराने में भी इन इलेक्ट्रोलाइट्स का कहीं ना कहीं योगदान होता है। मूव वेस्ट आउट ऑफ योर सेल, मतलब आपकी जो ऊतक हैं, टिश्यूज़ हैं, आपकी कोशिकाएं, उनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने में भी इनकी कहीं ना कहीं भूमिका है। मेक श्योर दैट योर नर्व्स, मसल्स, द हार्ट एंड द ब्रेन वर्क द वे दे शुड। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे मसल्स है, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से ही वर्क करते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर वो होते हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं और ये सब आपस में मिलकर इंटरेक्ट करते हैं और तब बॉडी हमारी जो है फंक्शन करती है। यू गेट देम फ्रॉम द फूड्स यू ईट एंड द फ्लूइड्स
यू ड्रिंक, आप जो भोजन ग्रहण करते हैं और जो पानी पीते हैं, जो फ्लूइड्स कोई सा भी ड्रिंक करते हैं, उनमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो वहाँ से भी आप इनको ले सकते हैं। फ्लूइड्स हैव पार्टिकल्स दैट इजीली मूव एंड चेंज देयर रिलेटिव मोशन विदाउट अ सेपरेशन ऑफ मास एंड दैट इजीली यील्ड टू प्रेशर केपेबल ऑफ फ्लोइंग। इसका मतलब ये दोस्तों कि द्रव वे तरल पदार्थ हैं जो द्रव्यमान को अलग किए बिना आसानी से अपनी सापेक्ष स्थिति को स्थानांतरित करते हैं और बदलते हैं, और जो आसानी से दबाव उत्पन्न करते हैं, प्रवाह करने में ये सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों बॉडी फ्लूइड के बारे में। इसमें दिया हुआ है फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू सेल एंड कैरी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल। शरीर के तरल पदार्थ जो पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं और कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर के अंदर दोस्तों जो टोटल बॉडी फ्लूइड होता है वो इंट्रासेल्यूलर का मतलब हुआ है दोस्तों सेल के अंदर जो होता है वो 70% होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी सेल के जो बाहर कोशिका के बाहर होता है वो 30% होता है। अमाउंट ऑफ अबाउट 60% ऑफ बॉडी फ्लूइड इन द एडल्ट, एक एडल्ट में, एक वयस्क में जो 60% फ्लूइड होता है उसका 70% तो इंट्रासेल्यूलर में होता है और 30% एक्स्ट्रा सेल्यूलर में होता है। 55% जो होता है ओल्डर में यानी बूढ़े लोगों में होता है। 80% इन द एडल्ट यानी 18 से 45 साल या 50 साल के बीच के जो होते हैं उनमें 80% होता है। Thus, infant and older adults are a higher risk for fluid-related problems than younger adults. Children have greater proportion of body water than adult, and the older adult has the least proportion of body water. इसका मतलब ये है कि दोस्तों इन्फेंट यानी इन्फेंट कौन होता है, जो 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम इन्फेंट कहते हैं। 28 दिन के बाद यानी 1 महीने से लेके 1 साल तक का जो होता है वो इन्फेंट होता है। ओल्डर एडल्ट्स उनमें क्या है कि रिस्क ज़्यादा होती है फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। चिल्ड्रन में जो पानी की मात्रा होती है वो एडल्ट के मुकाबले, एक वयस्क के मुकाबले ज़्यादा होती है। ओल्डर एडल्ट का मतलब ये है कि 40 से 60 के बीच जो होते हैं उनमें जो बॉडी वाटर होता है, जो बॉडी फ्लूइड होता है उसका प्रतिशत शरीर के अंदर कम होता है। बॉडी फ्लूइड जो है उसका निर्माण किन किन चीज़ों से होता है, तो वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस, पानी मतलब अधिक मात्रा में पानी होता है, बाकी उसके बाद डिजोल्व सब्सटेंसेस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो पानी और इलेक्ट्रोलाइट से बने होते हैं। इस चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है फ्लूइड की वो होती है न्यू बॉर्न में, फिर उसके बाद टोडलर जो 1 से 3 साल का होता है, फिर उसके बाद चाइल्ड, एडल्ट मैन 18 साल से ऊपर, एडल्ट वुमेन और सीनियर्स का मतलब जो 50 साल से ऊपर हुए जिनको हम अधेड़ कहते हैं, या 60 साल से ऊपर वालों को हम गेरिएट्रिक कहते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों सोर्सेज, स्रोत क्या क्या है बॉडी फ्लूइड इनटेक के और बॉडी फ्लूइड आउटपुट के। मतलब जो बॉडी फ्लूइड है वो हम शरीर के अंदर कहाँ से लेते हैं और आउटपुट उनका कहाँ से होता है। वाटर एंटर्स द बॉडी थ्रू 3 सोर्सेज। पहला है ओरली इंजेस्टेड लिक्विड, हम मुंह द्वारा पानी पीते हैं 1200 से 1500 ml। फूड के अंदर, भोजन के अंदर जो पानी होता है वो 800 से 1100 ml होता है। और वाटर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन, जो एक ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है उस क्रिया के अंदर, उसके अंदर जो पानी बनता है वो इनटेक करते हैं हम 300 ml होता है। अब हम हमारे शरीर से कितना आउटपुट निकालते हैं पानी, स्किन हमारे चमड़ी द्वारा 600 से 800 ml निकलता है। लंग्स से हमारे निकलता है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें एक इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन यानी सांस को अंदर लेना, एक होता है एक्सपिरेशन यानी सांस को बाहर फेंकना। तो अब जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं, वायु को बाहर फेंकते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, तब 400 से 500 ml जो है हमारे पानी निकलता है। वाटर लॉस थ्रू द GIT बाय फीसेस, मल मूत्र द्वारा जो पानी निकलता है वो 100 ml निकलता है। द किडनी प्ले अ मेजर रोल टू रेगुलेटिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट,
किडनी इसमें एक अहम भूमिका निभाती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट यानी बैलेंस करने में। जब हमको डायरिया हो जाता है, डायरिया एक प्रकार का वो कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव फ्लूइड वाटर या फ्लूइड का लॉस होता है, तो उसमें 1500 ml करीब जो है पानी निकलता है। तो उसमें सीवियर डायरिया में ORS का घोल इसीलिए पिलाया जाता है ताकि रिहाइड्रेशन हो सके। अब बात करते हैं हम दोस्तों फंक्शंस की, कार्य की। ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इन लिक्विड मीडियम, सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं एक तरल माध्यम में होती है। इट इज ए क्रूशियल इन रेगुलेटिंग केमिकल एंड बायो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस विद इन सेल। फ्लूइड कोशिकाओं के भीतर रासायनिक और बायो इलेक्ट्रिकल वितरण को विनियमित करने में महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, फ्लूइड हार्मोन और पोषक तत्वों जैसे पदार्थों को स्थानांतरित करता है। O2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल, ऑक्सीजन फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक परिवहन करती है। CO2 ट्रांसपोर्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, CO2 इसके अपोजिट जो है डायरेक्शन में ट्रांसफर करती है। O2 फेफड़ों से बॉडी सेल में करती है, यानी फेफड़ों से कोशिकाओं में करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिकाओं से फेफड़ों में करती है। डाइल्यूट्स टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स देम टू द किडनीज एंड द लीवर। ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये विषाक्त पदार्थों को भी हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं गुर्दे द्वारा। गुर्दे और लीवर जो हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये कि हमारे शरीर में टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको कम करना, उनका लेवल कम करना। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये भी किडनी और लीवर के साथ मिलकर जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूट्स हीट अराउंड द बॉडी, ये गर्मी को हमारे शरीर में चारों ओर वितरित करते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों फंक्शन में आगे। द वाटर वी ड्रिंक इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन एंड सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड। हम जो पानी पीते हैं उसे आंतों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और पूरे शरीर में रक्त जैसे तरल पदार्थों के रूप में प्रसारित किया जाता है। दीज परफॉर्म वेरियस फंक्शंस दैट कीप अस अलाइव, ये विभिन्न कार्य करते हैं जो हमें जीवित रखते हैं। दे डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड टेक अवे वेस्ट मटेरियल्स which are then eliminated with urination. When the body temperature rises, blood circulation to the skin increases, enabling heat dissipation, though sweating helping to keep the body at a constant temperature. इसका अर्थ ये है ये कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व वितरित करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को दूर ले जाते हैं जो बाद में मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। शरीर का तापमान बढ़ने पर रक्त संचार में वृद्धि होती है जिससे पसीने के साथ शरीर का तापमान को नियंत्रित भी करने का काम इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। फंक्शंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के फंक्शंस क्या होते हैं, शरीर के द्रव्यों का कार्य क्या होता है। पहला है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसको करते हैं, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड वेस्ट मटेरियल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ये ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में क्या करते हैं, वितरित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। दूसरा है बॉडी फ्लूइड का कार्य टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन टू द स्किन एंड स्वेटिंग इंक्रीज हीट डिसिपेशन हेल्पिंग टू कीप द बॉडी एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि तापमान को नियंत्रित करने का काम भी बॉडी फ्लूइड का होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन टू द स्किन, स्किन के नीचे स्किन का तापमान मेंटेन करना कैसे करते हैं, यदि स्किन का तापमान बढ़ जाता बॉडी का जो तापमान बढ़ जाता है तो स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने से क्या होता है दोस्तों, स्किन से पसीना बाहर आता है। पसीना बाहर आता है तो जो बॉडी फ्लूइड अंदर होते हैं जो हीट को रेगुलेट करते हैं वो पसीने को बाहर फेंक देते हैं, पसीने को बाहर फेंक देते हैं और इससे जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो इसी माध्यम से होता है टू कीप द बॉडी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मेंटेन कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडी फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर केप्ट कांस्टेंट टू मेंटेन एन इफिशिएंट मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर के आंतरिक वातावरण को बनाए रखना और शरीर क्रियाओं को बनाए रखने में भी इनका अहम योगदान है।
कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी इनकी रचना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट include most organic molecules do not dissociate in water and carry no net electrical charge। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में अधिकांश कार्य निक अणु शामिल होते हैं, ये पानी में नहीं घुलते हैं और कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इन वाटर टू आयंस एंड इंक्लूड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, एसिड एंड बेसिड एंड सम प्रोटीन। इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में आयनों में अलग हो जाते हैं और इसमें अकार्बनिक लवण, एसिड और क्षार और कुछ और प्रोटीन शामिल होते हैं। द मेजर केटायन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स इन सोडियम एंड द मेजर एनायन इज क्लोराइड। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें जो मेजर केटायन होता है वो सोडियम होता है और मेजर एनायन जो होता है वो क्लोराइड होता है। केटायन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो सोडियम और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनायन जो क्या होते हैं, क्लोराइड होता है। और इंट्रासेल्यूलर में जो केटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज वो पोटेशियम होता है और एनायन जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो फॉस्फेट होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट सोल्यूट इन बॉडी फ्लूइड्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारी बॉडी फ्लूइड में प्रचुर मात्रा में होते हैं, बट प्रोटीन्स एंड सम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स अकाउंट फॉर 60 to 70% ऑफ डिजोल्व सॉल्यूट्स। लेकिन जो प्रोटीन और कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना वो 60 से 70% जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों बॉडी फ्लूइड हमारे शरीर में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब उनका परिवहन कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। बॉडी फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह कैसे परिवहन होता है, यानी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पहली जो प्रक्रिया है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हो। इसमें लिखा है हाई कंसंट्रेशन और एक तरफ लिखा है लो कंसंट्रेशन, यानी the net movement of particles from an area of high concentration to an area of low concentration। जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाली जगह पर होता है ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं और जहाँ पर दाब ज़्यादा होता है वहाँ से कम दाब की तरफ ये मूव करते हैं। अ पैसिव प्रोसेस विच मीन्स दैट नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें बाहर से कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये पैसिव प्रोसेस के अंतर्गत आता है। पैसिव प्रोसेस का मतलब है जिसमें एटीपी का यूज़ नहीं होता है, जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। अब बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड में। जो दूसरी प्रक्रिया है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी यही सेम प्रक्रिया होती है, बट जो प्रक्रिया होती है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, जो ये प्रक्रिया होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है दोस्तों अर्ध पारंगत झिल्ली, यानी इसमें आधा ट्रांसपेरेंट होता है आधा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसको हिंदी में कहते हैं हम ऑस्मोसिस को परासरण। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोशिकाओं से संबंधित है। इसमें अणु उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। इसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड में तीसरी प्रक्रिया की, जिसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन। एक्टिव से आप समझ सकते हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हम आइडिया लगाएं तो एक्टिव का मतलब है इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी का यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं एनर्जी का यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, यानी जो एनर्जी का यूज़ हो रहा है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। पढ़े, ध्यान से पढ़े और चित्र को देखें। मूवमेंट ऑफ आयंस from a region of their lower concentration to a region of their higher concentration up a concentration gradient। एक सांद्रता ग्रेडियंट होता है, उस सांद्रता ग्रेडियंट के द्वारा यह लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इसमें एनर्जी का उपयोग होता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, उदाहरण के तौर पे समझें तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास लेते हैं हम, तो श्वास जब वापस से
बाहर आती है तब उस वक्त एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उपयोग होता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन भी एक तरह का प्रक्रिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड में। ये चौथी प्रक्रिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड में। फिल्ट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं निस्पंदन। निस्पंदन हाइड्रोस्टेटिक दाब द्वारा विलय और सॉल्वेंट की गति को प्रदान करती, यानी फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स बाय हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक दाब द्वारा सोल्यूट और सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। सोल्यूट अलग होता है, सॉल्वेंट अलग होता है। दोनों शब्दों को मैं समझा देता हूँ दोस्तों। सोल्यूट का मतलब वो होता है जो हम सॉल्वेंट में घोल रहे हैं। सोल्यूट का मतलब जैसे नमक है, नमक क्या है? सोल्यूट है। और पानी क्या है? सॉल्वेंट है। मतलब नमक को आप पानी में घोल रहे हैं, नमक को आप पानी में घोल रहे हैं तो नमक क्या हुआ? सोल्यूट हुआ। और पानी क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। मतलब जिसको आप घोल रहे हैं वो सॉल्यूट है और जिसमें आप घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट है। जिसको घोल रहे हैं वो सॉल्यूट, जिसमें आप घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। मूवमेंट इज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। यहाँ पर जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो हायर प्रेशर यानी अधिक दाब से कम दाब की तरफ होता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों फ्लूइड बैलेंस की। हमारे बॉडी के अंदर जो तरल पदार्थ है उनका बैलेंस किस तरह से होता है। आप इस तरफ देखिए, दोनों चित्रों को कंपैरिजन किए, दोनों चित्रों की तुलना कीजिए। तो एवरेज डेली इनटेक ऑफ वाटर, हम कितना पानी पीते हैं दिन भर में, और एवरेज डेली आउटपुट ऑफ वाटर, और कितना बार हम पानी निकालते हैं। ठीक है, कितना पानी हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है। मेटाबॉलिज्म करने का काम जो होता है वो लीवर का होता है, यकृत का होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म करने का काम होता है लीवर का होता है, और उसके अंदर 250 ml पानी खर्च होता है। मॉइस्ट फूड यानी भोजन को गीला करने में पानी का उपयोग होता है 750 ml। एवरेज देखें टोटल तो 2,500 ml यानी 2.5 लीटर पानी हम जो है हमको कम से कम इनटेक करना चाहिए। और उतना ही 2.5 लीटर यदि आउटपुट हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो बैलेंस है वो बना हुआ है। आउटपुट में देखें आप, हम पानी का कहाँ कहाँ आउटपुट करते हैं। वाटर लॉस्ट इन स्वेट, पसीने द्वारा हम पानी का निष्कासन करते हैं। वाटर लॉस्ट इन फीसेस, मल में हम निष्कासन करते हैं पानी का। वाटर लॉस थ्रू स्किन एंड लंग्स, हमारी त्वचा द्वारा और फेफड़ों द्वारा वाटर का लॉस होता है। वाटर लॉस्ट इन यूरिन, पेशाब द्वारा हम मूत्र द्वारा पानी का लॉस करते हैं। ध्यान से देखिए इसको। अब बात करते हैं हम दोस्तों मेंटेनिंग फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन जो है वो कैसे बनाना है और कौन बनाता है। होम्योस्टेसिस इज अ टर्म दैट इंडिकेट्स द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस एक ऐसा शब्द है जो आंतरिक वातावरण की सापेक्ष स्थिरता को इंगित करता है। द किडनी प्लेज अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग बैलेंस इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनिए दोस्तों इसको, कि जो हमारी किडनियाँ होती है, गुर्दे होते हैं, वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। द एड्रिनल ग्लैंड्स थ्रू द सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन ऑल्सो एड इन कंट्रोलिंग extracellular fluid volume by regulating the amount of sodium reabsorbed by kidney। यानी एल्डोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन है। ये एल्डोस्टेरोन के स्त्राव के माध्यम से अधिकृत ग्रंथियां गुर्दे द्वारा सोडियम की मात्रा को विनियमित करके बाह्य तरल पदार्थ की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं दोस्तों? में किडनी के ऊपर होते हैं, यानी किडनी के हेड पे होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। वहाँ से एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन होता है। ये भी हमारे शरीर के अंदर जो सोडियम एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है उसको वापस से रीएब्जॉर्ब करना किडनी में, उसमें सहायता करता है। एल्डोस्टेरोन हेल्प्स in maintaining and regulating the amount of sodium reabsorbed by kidney।
दूसरा हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो हमारे ब्रेन में होती है, वहाँ से एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वहाँ से निकलता है, जो रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब्ड बाय किडनी। पिट्यूटरी ग्रंथि से एंटी डायरेटिक हार्मोन गुर्दे द्वारा पुनः अवशोषित पानी की मात्रा को विनियमित करके बाह्य तरल पदार्थ के ऑस्मोटिक दाब को नियंत्रित करता है। इसी के साथ हम दोस्तों इस पर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उससे संबंधित एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि आप खुद अपना असेसमेंट कर सकें। विच वाइटल ऑर्गन प्लेज अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग बैलेंस इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में हमने बात करी कि कौन सा हमारा शरीर का वह ऑर्गन है जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करने में, बैलेंस करने में मदद करता है। पहला है किडनी, दूसरा है लंग्स, तीसरा है ब्रेन और चौथा है हार्ट। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है किडनी। हमारे जो गुर्दे होते हैं वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसका जो रीज़न है वो रीज़न ये है दोस्तों, रेशनल का मतलब रीज़न, इसका जो रीज़न है वो रीज़न ये है, किडनीज आर द फिल्ट्रेशन ऑर्गन, they have nephrons in its filtration occur, the minute pores like fenestrated clears the waste electrolytes from the body। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो हमारी किडनीज होती है वो फिल्ट्रेशन ऑर्गन है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट्स को छानने का काम और हमारे टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से छानने का काम और उसको बाहर निकालने का काम किडनीज का होता है, गुर्दों का होता है। और किडनीज के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, जो छानने की इकाई होती है, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। और हम यूं भी कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन होते हैं हमारी किडनी में वो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जिसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है। और ये छोटे छोटे उसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। जिस तरह से छलनी होती है, हमारे चाय छानने की छलनी होती है, उसी तरह से उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जो वेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यदि आपको दोस्तों इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप प्रीवियस स्लाइड पे जाके देखें, हमने इसी के बारे में बात करी। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, द किडनी इज प्लेज अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग बैलेंस इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। कि दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है। केमिकली इलेक्ट्रोलाइट्स आर सब्सटेंसेस दैट बिकम ions in solution and acquire the capacity to conduct electricity. Electrolytes are present in the human body and the balance of the electrolytes in our bodies is essential for normal function of our cells and our organs। यानी दोस्तों रासायनिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे पदार्थ जो समाधान में आयन और संचार किए जाते हैं और बिजली के संचालन की क्षमता को प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट शरीर में मौजूद होते हैं और हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन और हमारे अंगों के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर में मौजूद होते हैं वो पहला है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम और पांचवा है फॉस्फोरस। अब बात हम करते हैं दोस्तों एक एक करके। सबसे पहला है पोटेशियम के बारे में बात करते हैं। पोटेशियम, जिसकी हमने पहले ही बात करी, ये एक मेजर मुख्य रूप से इंट्रा सेल्यूलर केटायन है। केटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज है और इसको के प्लस से लिखा जाता है दोस्तों, के प्लस से इसको लिखा जाता है। इंट्रा सेल्यूलर का मतलब ये है कि ये सेल्स के अंदर पाया जाता है और सेल्स जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर पाया जाता है पोटेशियम, और सेल की स्टेबिलिटी को, स्थिरता को बनाए रखता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। रेगुलेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यह रेस्टिंग झिल्ली क्षमता को नियंत्रित करता है। रेगुलेट फ्लूइड आयन बैलेंस इनसाइड सेल, यानी सेल के अंदर तरल पदार्थ और आयन का संतुलन करने का काम भी पोटेशियम का होता है। रेगुलेटिंग इन किडनी थ्रू, पोटेशियम हमारे गुर्दों में किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, किस तरह से नियंत्रित किया जाता है, दो हार्मोन द्वारा किया जाता है, एल्डोस्टेरोन और इंसुलिन द्वारा।
दो ये हार्मोन है जो हमारी किडनी में पोटेशियम के लेवल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे फूड के स्रोत है, सोर्सेज है जहाँ से हम पोटेशियम ले सकते हैं? इसमें है एवोकेडो, बनानाज, केलों के अंदर भी पोटेशियम होता है, कैंटेलूप, ऑरेंजेस, संतरों के अंदर होता है, स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी में होता है, टोमेटोज, टमाटर में, पोटैटोज, आलू में, गाजर में होता है, मशरूम में होता है, पालक में होता है, फिश में होता है, पोर्क यानी सुअर के मांस में होता है, बीफ गाय के मांस में होता है, व्हील में होता है, मछली, और रेजिन्स, रेजिन्स यानी किशमिश में भी पोटेशियम पाया जाता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों इसी पर संबंधित, इसी से रिलेट करता हुआ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है हमारे शरीर के अंदर? पहला है 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 3.0 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 3.5 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो इसका यूनिवर्सल नॉर्मल रेंज होती है हमारे शरीर में। इसका रीज़न क्या है? इट्स ए इंट्रासेल्यूलर कैटायन हैज़ इट्स यूनिवर्सल नॉर्मल रेंज इन बॉडी फॉर ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन में, एक सामान्य व्यक्ति में इंट्रासेल्यूलर कैटायन जो होता है वह 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। इसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी, इसकी नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम, जहाँ तक कि हम बात करें अगर देसी भाषा में, तो सोडियम अधिकतर मात्रा में पाया जाता है नमक में। आप टाटा का नमक खाते हैं और भी दूसरी कंपनी का नमक खाते हैं, तो नमक में मुख्य तौर पे जो पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होता है? सोडियम होता है। प्रबोधक एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन है, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब ये है दोस्तों कि ये सेल यानी कोशिका के बाहर पाया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। पेयर्स विद क्लोराइड HCO3 टू न्यूट्रलाइज चार्ज, किसी भी चार्ज को न्यूट्रलाइज यानी सामान्य करने के लिए ये या तो क्लोराइड के साथ, क्लोराइड जो एक नेगेटिवली चार्ज है, और HCO3 यानी बाइकार्बोनेट जो है वो भी एक नेगेटिवली चार्ज है, उसके साथ मिलके ये जो चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आयन टू वाटर बैलेंस, यानी पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण आयन है। इम्पोर्टेंट इन नर्व एंड मसल फंक्शन, यह तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के कार्य में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। रीएब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबल्स रेगुलेटेड बाय, सोडियम को वापस से रीनल ट्यूबल्स यानी गुर्दे की जो नलियां होती है उसमें वापस से अवशोषित किया जाता है। कौन अवशोषित करता है? एल्डोस्टेरोन द्वारा होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन द्वारा होता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एक प्रकार का पूरा सिस्टम है, जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वहाँ पर आते हैं किडनी में तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ANP जिसको कहते हैं, उसके द्वारा भी सोडियम जो हमारी किडनी की नलिकाएं हैं, ट्यूबुल्स हैं, उसमें क्या होता है ये रीअब्जॉर्ब होता है, रेगुलेट होता है। कौन कौन से सोर्सेज हैं फूड के, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम सोडियम ले सकते हैं? बेकॉन है, फ्रैंकफर्टर्स है, लंच मीट है, मिल्क, बटर, चीज़, कैंड फूड, डिब्बे बंद खाना, केचप, मस्टर्ड, स्नैक फूड, सोया सॉस, टेबल सॉल्ट इत्यादि। अब बात करते हैं हम दोस्तों कैल्शियम की। कैल्शियम इज ए मिनरल दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ इन एडिशन टू बिल्डिंग बोन्स एंड कीपिंग देम हेल्दी। कैल्शियम इनेबल्स आवर ब्लड to clot, our muscles to contract, and our heart to beat. About 99% of the calcium in our bodies is in our bones and teeth. यानी दोस्तों कैल्शियम एक खनिज है जो जीवन के लिए आवश्यक है, हड्डियों के निर्माण और उन्हें स्वस्थ रखने के अलावा कैल्शियम हमारे रक्त में थक्का बनाने से भी बचाता है। हमारी मांसपेशियों को अनुबंधित करना यानी मांसपेशियों का सुचारू रूप से चलाना या मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना भी कैल्शियम द्वारा होता है। हमारे दिल की धड़कनों को
सक्षम बनाता है। जो हमारी पल्स होती है, दिल की धड़कन होती है, वो भी कैल्शियम द्वारा रेगुलेट होती है। अबाउट 99% ऑफ द कैल्शियम इन आवर बॉडीज इज आवर बोन एंड टीथ। दांतों में और हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, 99%। नॉर्मल वैल्यू जो इसकी होती है वो 9 से लेके 10.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको कौन नियमित बनाए रखता है? पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिलीज्ड इन रेस्पॉन्स टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, वो स्रावित होता है। कब स्रावित होता है? जब हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होता है? कम होता है। कौन कौन से फूड के स्रोत है जहाँ से हम कैल्शियम ले सकते हैं? चीज़ से ले सकते हैं, मिल्क से ले सकते हैं, सोया मिल्क से ले सकते हैं, केल से ले सकते हैं, रुबार्ब से ले सकते हैं, टोफू से ले सकते हैं, कोलार्ड ग्रीन से ले सकते हैं, सेडिन से ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। किसकी बात करते हैं हम दोस्तों? मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम इज ए मिनरल दैट is crucial to the body's function. Magnesium helps keep blood pressure normal, bones strong and the heart rhythm steady. इसका मतलब है मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो शरीर के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम रक्तचाप को नियंत्रित रखता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, हृदय की लय को स्थिर रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हार्ट की रिदम जो होती है, वेव्स होती है, उसको भी ये रेगुलेट करता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 1.3 टू 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और मैग्नीशियम का जो कॉमन फूड सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से हम मैग्नीशियम ले सकते हैं भोजन द्वारा, वो है एवोकेडो, कैंड वाइट ट्यूना, कॉलीफ्लावर जिसको हम फूल गोभी कहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, ब्रोकोली यानी गांठ गोभी, दूध है, ओट मील, व्हीट ब्रान, पीनट बटर जो जनरली जिम करने वाले लोग हैं वो उसको यूज़ करते हैं, आलमंड्स, बादाम, पीज, पोर्क, बीफ, चिकन, सोयाबीन, पोटैटोज, रेजिन्स, योगर्ट का मतलब दही। अब बात करते हैं हम दोस्तों फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस इज ए मिनरल दैट मेक्स अप 1% ऑफ ए पर्सन's टोटल बॉडी वेट. It is the second most abundant mineral in the body. It is present in every cell of the body. Most of the phosphorus in the body is found in the bones and teeth. यानी दोस्तों फॉस्फोरस एक ऐसा खनिज है जो हमारे पूरे शरीर का जो बॉडी वेट है, वजन है, उसका 1% होता है। सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में जो दूसरे नंबर पे पाए जाने वाला होता है प्रचुर मात्रा में, वो फॉस्फोरस होता है। ये हर कोशिका में पाया जाता है और फॉस्फोरस ज़्यादातर हड्डियों में और दांत में पाया जाता है। इसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन मतलब मेजॉरिटी परसेंटेज जो होता है फॉस्फोरस का, वो बोन्स और टीथ में होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3.0 टू 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हमारे शरीर के अंदर फॉस्फोरस के लेवल को कौन मेंटेन करता है? जो किडनी होती है ना दोस्तों, देखो इस पे लिंक दिया हुआ है और उसको हाईलाइटेड किया गया है। हो सकता है कि आपके एनक्लेक्स एग्जाम में पूछ सकते हैं। द किडनीज हेल्प कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इन द ब्लड। किडनी हमारे ब्लड में, खून में, रक्त में फॉस्फेट के अमाउंट को, मात्रा को मेंटेन रखती है। एक्स्ट्रा फॉस्फेट इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज एंड पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द यूरिन। जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट होता है वो किडनी द्वारा फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के थ्रू। हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट इन द ब्लड इज यूजुअली कॉज्ड बाय किडनी प्रॉब्लम। यदि आपके कोई गुर्दे की समस्या है तो फॉस्फेट का लेवल बढ़ सकता है। कौन कौन से फूड के सोर्सेज है जहाँ से हम फॉस्फेट ले सकते हैं, फॉस्फोरस ले सकते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फिश है, बीफ, चिकन, ऑर्गन मीट, नट्स, पोर्क, पम्पकिन, स्क्वैश, होल ग्रेन ब्रेड्स और सीरियल्स। अब बात करते हैं हम दोस्तों, इनको सबको कंपैरिजन करते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तब क्या होता है, और जब कम हो जाता है तब क्या होता है। जब हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरकेलेमिया, और जब हमारे शरीर के अंदर
पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है उसको कहते हैं हाइपोकेलेमिया। पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। यदि 3.5 से कम हो जाएगा तो उसको कहेंगे हाइपोकेलेमिया, और 5 से ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे हाइपरकेलेमिया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कारण क्या है हाइपोकेलेमिया, यानी हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम का लेवल कम क्यों होता है, उसका क्या कारण है। पहला कारण ये है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन, यानी हम यदि दवाओं का ज़्यादा उपयोग करते हैं, एलोपैथिक मेडिकेशंस का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव बढ़ जाता है, या फिर हमारे को कोई गुर्दे संबंधी बीमारी होती है तो हाइपोकेलेमिया होता है। हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया जो होता है दोस्तों उसका कारण है यदि हम एक्सिस में ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम शरीर में ले लेते हैं। दूसरा कारण ये है पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम हो जाता है। जब हमारे शरीर से पोटेशियम बाहर नहीं निकलेगा तो शरीर के अंदर बढ़ता जाएगा। मूवमेंट ऑफ पोटेशियम इंट्रासेल्यूलर टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर, हमने बात करी थी दोस्तों कि जो पोटेशियम होता है वो कोशिका के अंदर होता है, लेकिन जब कोशिका के अंदर न रहकर वो कोशिका से बाहर निकल जाता है तब भी हाइपरकेलेमिया होता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि हाइपोकेलेमिया यानी पोटेशियम का लेवल जब कम होता है तब उसका क्या इंटरवेंशन है, मतलब क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन है, हमको उस दरमियान क्या करना है। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू, आईवी एडमिनिस्टर्ड पोटेशियम, यानी इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू को मेंटेन करना, मॉनिटर करना, आपको सीबीसी वगैरह कराना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने, लैब टेस्ट करानी, और पोटेशियम जो है वो आईवी यानी इंट्रावेनस नस द्वारा शरीर में आपको भेजना है। हाइपरकेलेमिया का इंटरवेंशन है इनिशिएट अ पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, वह सारे भोजन को आप मत खाइए जिनमें क्या है पोटेशियम है। प्रिपेयर क्लाइंट फॉर डायलिसिस, यदि पोटेशियम का लेवल आपके शरीर के अंदर बढ़ रहा है तो क्लाइंट को डायलिसिस पर रखना जरूरी है। अब बात करते हैं हम दोस्तों सोडियम की। सोडियम का लेवल जब कम हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, और जब सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। सोडियम का जो नॉर्मल रेंज है वो है 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका कारण क्या है दोस्तों, हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम का लेवल हमारे शरीर में कम क्यों हो जाता है। हो सकता है कि शरीर से सोडियम बाहर ना निकल रहा हो, या आप जितनी सोडियम डाइट लेनी चाहिए उतनी आप नहीं ले रहे हैं, या फिर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर सोडियम होता है उसका डाइल्यूशन हो जाता है यानी उसकी सांद्रता कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों हाइपरनेट्रीमिया का कारण क्या है, यानी हमारे शरीर के अंदर सोडियम का लेवल क्यों बढ़ जाता है। हो सकता है हो सकता है कि डिक्रीज द सोडियम एक्सक्रीशन, यानी हमारे शरीर से जितना सोडियम बाहर निकलना चाहिए उतना नहीं निकल रहा है। दूसरा कारण है इंक्रीज वाटर लॉस, यानी जो वाटर लॉस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाइपोनेट्रीमिया का इंटरवेंशन क्या है, एडमिनिस्टर्ड सोडियम, यदि सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो आपको सोडियम इंट्रावेनस लेना है, यानी नॉर्मल सेलाइन की जो ड्रिप होती है बोतल होती है वो आपको आईवी लेनी है। एडमिनिस्टर एंटागोनिस्ट मेडिकेशन, ठीक है दोस्तों, बढ़ाने वाली मेडिकेशन लेनी है। हाइपरनेट्रीमिया का इंटरवेंशन है रेस्ट्रिक्ट सोडियम एंड फ्लूइड इंटेक, सोडियम डाइट नहीं लेनी है खासकर उन पेशेंट्स में जिनमें हाइपरटेंशन है यानी बीपी की बीमारी है। मॉनिटर सीवीएस रेस्पिरेटरी, सीवीएस को मॉनिटर करना है, रेगुलर ध्यान रखना है, और रेस्पिरेटरी यानी श्वसन दर को भी। अब बात करते हैं हम दोस्तों कैल्शियम यानी हाइपोकैल्सीमिया किसको कहते हैं, हाइपर कैल्सीमिया। जिस तरह से हमने पोटेशियम और सोडियम की बात करी उसी तरह से हम बात करेंगे कैल्शियम और फॉस्फेट की। दोस्तों दो शब्द हैं हाइपो और हाइपर। हाइपो का मतलब कम हो जाना स्तर, और हाइपर का मतलब होता है उसका जो स्तर होता है, लेवल जो होता है वो बढ़ जाना। तो जब कैल्शियम का लेवल 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है तो उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, और जब 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपोकैल्सीमिया का कारण ये है दोस्तों
कैल्शियम का लेवल क्यों कम हो जाता है, उसका क्या कारण है? इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, हमारे हड्डियों द्वारा कैल्शियम जो है वो सही ढंग से रेगुलेट नहीं हो रहा है, यानी सही ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, यदि हमारे शरीर से कैल्शियम की अधिक मात्रा निकल रही है पेशाब द्वारा या मल द्वारा, एक्सिस में कैल्शियम निकल रहा है, तो भी हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब हाइपर कैल्शियमिया यानी कैल्शियम का लेवल शरीर में क्यों बढ़ जाता है, उसका क्या कारण है? इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी जो हमारी हड्डियां होती है वो अधिक मात्रा में जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन करने लग जाती कैल्शियम का। दूसरा कारण है हीमो कंसंट्रेशन, खून में कैल्शियम की मात्रा का बढ़ जाना, उसकी सांद्रता का बढ़ जाना। हाइपोकैल्शियमिया का इंटरवेंशन क्या है? इनिशिएट सीजर प्रिकॉशन, और दूसरा है एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन। सीजर्स जब आते हैं, दौरे आते हैं, तब उसके लिए आप तैयार रहें। हाइपरकैल्शियमिया का इंटरवेंशन है एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन टू इनहिबिट कैल्शियम, यानी वो सारी मेडिकेशन जिनमें कैल्शियम है उनको नहीं देना। प्रिपेयर पेशेंट फॉर डायलिसिस, यदि हाइपर कैल्शियमिया कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है शरीर के अंदर तो आपको डायलिसिस पर पेशेंट को ले जाना है। फॉस्फेट का लेवल यदि बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसको हम कहते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया। ईमिया शब्द जो इसमें देख रहे हैं ना सर आप, ईमिया जो शब्द है यानी आप ब्लड के अंदर बात कर रहे हैं, उसके लेवल की किस में बात कर रहे हैं? ब्लड के अंदर। जिस तरह से सेप्टिसीमिया होता है, सेप्टिसीमिया का मतलब इन्फेक्शन इन ब्लड, उसी तरह से ईमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर। अब बात करते हैं हम दोस्तों हाइपोफॉस्फेटीमिया, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम सही मात्रा में फॉस्फेट या फॉस्फोरस हमारी डाइट में नहीं ले रहे। दूसरा है इंट्रासेल्यूलर शिफ्ट, ठीक है दोस्तों, सेल के अंदर जो फॉस्फेट का लेवल है वो ऊपर नीचे हो गया। हाइपर फॉस्फेटीमिया का मतलब है कि फॉस्फेट का लेवल बढ़ गया। इसका कारण क्या है? डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, रीनल एक्सक्रीशन जो है वो कम हो गया, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का हो जाना और इंक्रीज इनटेक। इसका इंटरवेंशन क्या है? हाइपोफॉस्फेटीमिया का एडमिनिस्टर्ड फॉस्फोरस ओरली, फॉस्फोरस आपको ओरली लेना है और डिसकंटिन्यू करनी है मेडिकेशन। हाइपरफॉस्फेटीमिया का इंटरवेंशन क्या है? एडमिनिस्टर्ड फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशन, यानी वो सारी मेडिकेशन लेनी है आपको जिसमें फॉस्फेट बाइंडिंग कैपेसिटी है। इंस्ट्रक्ट टू डिक्रीज इनटेक हाईली फॉस्फेट फूड, हाईली फॉस्फेट फूड आपको नहीं लेना है। इसके बाद हम दोस्तों इसी पे आधारित, इसी से संबंधित एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया, यानी पोटेशियम का स्तर क्यों कम हो जाता है और उसका क्या कारण है। तो पहला है एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिकेशन, दूसरा है इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, तीसरा किडनी डिजीज और चौथा है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो दोस्तों हाइपोकैलेमिया यानी पोटेशियम का लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है, उसका कारण ये सारे कारण उसके हैं। मेडिकेशन का ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, या फिर गुर्दे की बीमारी होती है तब भी हाइपोकैलेमिया होता है। इसका रेशनल है दोस्तों, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है डिक्रीज पोटेशियम लेवल। दीज ऑल आर द रीजन्स विच अफेक्ट्स लेवल ऑफ पोटेशियम फ्रॉम एनी पॉइंट में कॉज वेरिएशन इन इट्स लेवल। ये सारे वो कारण हैं जो पोटेशियम का लेवल क्या करते हैं दोस्तों? कम कर देते हैं। यदि आपको देखना है, इसका रेफरेंस देखना है, तो आप 24 नंबर की जो स्लाइड है उस 24 नंबर की स्लाइड पर जाइए और देखिए, लिखा है हाइपोकैलेमिया का कारण क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिकेशन, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन और किडनी डिजीज। अब बात करते हैं हम दोस्तों मैग्नीशियम, जो लास्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में बात करते हैं। हाइपोमैग्नीशियमिया यानी मैग्नीशियम का लेवल हमारे खून में, ब्लड में क्या हो गया? कम हो गया। हाइपरमैग्नीशियमिया यानी ब्लड के अंदर हमारा जो मैग्नीशियम का लेवल है वो इंक्रीज हो गया। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 1.3 से 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। हाइपोमैग्नीशियमिया यानी मैग्नीशियम का लेवल कम क्यों होता है? उसका कारण है इनसफिशिएंट मैग्नीशियम इंटेक, यानी हम फूड में
भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं। दूसरा, इंट्रासेल्यूलर मूवमेंट ऑफ मैग्नीशियम, हमारे कोशिका के अंदर मैग्नीशियम जो है वो कम हो गया। यदि हम इसके इंटरवेंशन की बात करें, हाइपोमैग्नीसीमिया के इंटरवेंशन की बात करें, तो पहला है प्रिस्क्राइब्ड मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है जिसको हम MgSO4 कहते हैं। और दूसरा है इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू इनटेक मैग्नीशियम। क्लाइंट यानी जिसमें मैग्नीशियम का लेवल कम है उसे मैग्नीशियम डाइट के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। हाइपर मैग्नीसीमिया का इंटरवेंशन क्या है दोस्तों? डायूरेटिक प्रिस्क्राइब टू इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन। डायूरेटिक दोस्तों वह मेडिकेशंस होती है जो हमारा यूरिन फ्लो होता है, इस यूरिन फ्लो को क्या करती है? इंक्रीज करती है। दूसरा है इंस्ट्रक्ट क्लाइंट अवॉइड टू यूज लेक्सेटिव एंड एंटासिड। लेक्सेटिव जो हम स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, यानी जो मल को सॉफ्ट करते हैं उसको लेक्सेटिव कहते हैं, लुब्रिकेटिव्स कहते हैं। एंटासिड जब जिसकी एसिडिटी बढ़ जाती है तब उसको दिया जाता है एंटासिड, एसिडिटी कम करने के लिए। तो ये इंटरवेंशन है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ये अभी का टॉपिक नहीं दोस्तों, ये एनक्लेक्स एग्जाम में भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। साथ के साथ इसको आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं ना, अभी से आपने नहीं पढ़ा है, स्कूलिंग टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा वीडियो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं टाइम टू टाइम आपके साथ मिलता रहूँगा। आपको एनक्लेक्स एग्ज़ाम संबंधी और भी कुछ अपडेट्स होंगे, वैकेंसीज होगी तो वह भी बताता रहूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बस यही कहूँगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, सी यू।